दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपमान। हमें आपकी लड़की पसंद है। मैं चाहती हूँ कि शादी 1 महीने के अंदर ही रख दी जाए, क्योंकि उसके बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं आ रहा है। संगीता जी फ़ोन पर अर्चना जी से बोलें। अर्चना जी बोली, जी मैं राधिका के पापा से बात करके आपको बताती हूँ। अर्चना जी फ़ोन रखकर खुश होकर मनोहर जी से बोलीं, सुनिए राधिका के पापा, हमारी राधिका लड़के वालों को पसंद आ गई है। और अंदर से घर की बनी मिठाई का एक टुकड़ा लाकर मनोहर जी के मुंह में डाल दिया। मगर वे लोग चाहते हैं कि शादी 1 महीने में ही हो जाए। मनोहर जी बोले, इतनी जल्दी शादी? मैं सारा इंतज़ाम इतनी जल्दी कैसे कर पाऊँगा? राधिका उतने में ऑफिस से आ गई। अर्चना जी ने राधिका को भी यह खुशखबरी सुनाई। अर्चना जी बोली, हमारी राधिका बड़े नसीबों वाली है, तभी तो इतना अच्छा खानदान मिल रहा है। राधिका बोली, माँ अगर 1 महीने में शादी, हम कैसे इतनी जल्दी सारा इंतजाम कर पाएंगे? मनोहर लाल जी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। राधिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पिता मनोहर जी एक साधारण नौकरी पर कार्यरत थे। अपनी कमाई से जैसे तैसे वह घर का खर्च निकाल लेते थे। राधिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार और दिखने में बहुत सुंदर थी। राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी कर जल्दी नौकरी पर लगकर अपने पापा का आधा बोझ अपने सिर पर उठा लिया था। राधिका का जहाँ रिश्ता तय हुआ था, वे लोग बहुत पैसे वाले लोग थे। राधिका की सास संगीता जी ने राधिका की सुंदरता और काबिलियत देखकर उसे अपने बेटे रजत के लिए पसंद किया था। रजत को भी राधिका पहली नज़र में ही भा गई थी। जब से राधिका के घर वालों को ये बात पता चला था कि लड़के वाले 1 महीने में शादी करना चाहते हैं, तब से वे लोग थोड़ा परेशान हो गए थे। कि वे लोग मध्यम वर्गीय लोग थे, तो इतनी जल्दी शादी की तैयारियों में पैसा लगाना उनके बस में ना था। फिर भी मनोहर लाल जी शादी की तैयारियों के लिए पैसे जुटाने में लग गए। राधिका ने भी अब तक जो भी कमाया था वह बैंक से निकाल लाई, और मनोहर जी के पास भी जो जमा पूंजी थी वह उन्होंने शादी में खर्च करने बैंक से निकलवा ली। और वे लोग शादी की तैयारियों में जुट गए थे। कपड़े लत्ते ज्वेलरी सभी कुछ राधिका के लिए खरीद लिया गया था, और आखिर शादी का कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हो गया। राधिका के पापा मनोहर जी से जो भी बन पाया वह सारा इंतजाम उन्होंने शादी में किया था। मगर राधिका की सास संगीता जी को लड़की वालों की तरफ से शादी में की गई एक भी व्यवस्था पसंद नहीं आई। वे शादी में तो कुछ ना बोली, मगर शादी होने के बाद दूसरे दिन ही अपने पति सौरभ जी से बोली, क्या खाक इंतजाम किया था राधिका के घर वालों ने? हमारे घर के नौकर भी उनकी शादियों में इससे अच्छी व्यवस्था करते हैं। मुझे तो हमारे मेहमानों के सामने शर्म महसूस हो रही थी, ये बताने में कि मैं ऐसे फटीचर घर से बहू लेकर आई हूँ। अगर हमें पहले बता देते कि शादी में खर्चा करना उनकी औकात से बाहर है, तो हम शादी का पूरा खर्चा उठा लेते। कम से कम मेहमानों के सामने ये बेइज्जती तो नहीं सहन करनी पड़ती। सौरभ जी बोले, भाग्यवान लड़की वालों के हालात तुम जानती तो हो, फिर क्यों कुड़कुड़ कर रही हो? बहू कल ही ब्याह कर आई है, जाओ उसके साथ मधुर रिश्ते बनाओ। मैं तो चाहता हूँ कि यह घर तुम्हारी और हमारी बहू की हंसी से हमेशा गूंजता रहे, घर में कभी कोई कलह का वातावरण ना बने, और इसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम तुम्हें लेनी होगी संगीता, क्योंकि बहू के सबसे ज़्यादा करीब उसकी सास ही होती है। और अगर तुम उसे प्यार और सम्मान नहीं दे पाओगी तो वह भी तुम्हें कभी अपना नहीं समझेगी। हमारा एक बेटा और एक बेटी पहले से है, अब तुम समझना कि घर में बहू के रूप में एक दूसरी बेटी आई है। संगीता जी मुंह बनाकर बोली, आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब अपने तरीके से संभाल लूँगी। वैसे भी आपको क्या पता इन चीज़ों के बारे में? आपको तो बस चुप रहना आता है। मगर मुझे लगता है कि जब तक आप सामने वाले को उसकी औकात नहीं दिखाते, उसे अपनी स्थिति का अंदाज़ा नहीं होता और वह सर पर बैठ जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल के दिन बहू हमारे ही घर में हम पर राज करे और हमारे ही सर पर बैठ जाए। मैं पहले दिन से ही उसे ये बताकर रहूँगी कि उसके मायके में उसने देखा ही क्या है। सौरभ जी बोले,
संगीता, तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही है। जहाँ तक संभव हो सके हमारे घर की शांति भंग मत होने देना। मेरी सलाह है, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। संगीता जी रसोई में आईं तो देखा राधिका नहा धोकर रसोई में आ चुकी है। राधिका संगीता जी को देखते ही बोली, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए खाने में क्या बनाना है। संगीता जी बोली, खाने में क्या बनाना है वह तो मैं तुम्हें बता दूंगी, पहले तुम यह बताओ कि तुमने ये घिसे पिटे कपड़े क्यों पहने हैं। ऐसे कपड़े तुम्हारे मायके में पहनते होंगे, यहाँ नहीं, समझी। रात को मैंने तुम्हें एक हैवी साड़ी दी थी, कहा भी था कि कल तुम ये साड़ी पहन लेना, वह साड़ी क्यों नहीं पहनी तुमने। राधिका बोली, मम्मी जी, दरअसल वह साड़ी बहुत हैवी थी तो मैंने सोचा कि ये कॉटन का सूट पहन लेती हूँ ताकि रसोई में काम करना आसान हो जाए। इतनी हैवी साड़ी पहनकर रसोई में काम करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुझे रसोई में हैवी साड़ी पहनकर काम करने की आदत भी नहीं है। संगीता जी बोली, हमारे यहाँ ऐसे हैवी कपड़े ही पहनते हैं, तुम्हारे मायके में तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम्हारे मायके में तो तुम्हें फटीचर जैसे ही कपड़े पहनकर घूमते हो, लेकिन यहाँ ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। यहाँ तुम्हें हमारे तौर तरीक़ों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुमने पहले दिन ही ये बेतुका सूट पहनकर साबित कर दिया कि तुम अपने मायके से कैसे फटीचर जैसे कपड़े लाई हो। अब से तुम्हारे मायके वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगी, और मैं जो कपड़े तुम्हें दूंगी तुम्हें वही पहनने पड़ेंगे। आज साथ संगीता जी की बातें सुनकर राधिका के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। के मायके वालों के लिए इतने कड़वे शब्द उसे सहन नहीं हो रहे थे। मन तो किया कि उसका जवाब अभी दे दे, क्योंकि सहन करने से सामने वाले की ताकत बढ़ती जाती है, मगर वह इन कड़वे शब्दों के 2 घूंट पी गई और उसने हौसला नहीं हारा। उसे रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी थी, और उसकी माँ ने भी तो यही संस्कार दिए थे कि बेटा, कभी भी अपनी बातों को ऊंची आवाज़ में मत कहो, तभी बोलो जब अति हो जाए। राधिका सास द्वारा दी हुई हैवी साड़ी पहनकर आ गई। संगीता जी ने खाना बनाने वाली रमा से कहा कि नई बहू के साथ मिलकर खाना तैयार कर देना, और रमा, तुम तो जानती ही हो कि खाने में हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, वही सब बना देना। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। पनीर टिक्की, ड्राई फ्रूट से बना हलवा, आम का रस, मलाई कोफ्ता थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर रमा ने सर्व कर दिया। रजत, सौरभ जी, रजत की छोटी बहन नैन्सी सभी साथ में खाने के लिए बैठ गए। राधिका ने अपनी प्लेट में सिर्फ सलाद लिया और वह खाने लगी। बोला, क्या हुआ राधिका, तुम इतना सारा खाना छोड़कर सिर्फ सलाद क्यों खा रही हो। संगीता जी बोली, राधिका ने अपने मायके में कभी इतना हैवी खाना कहाँ खाया होगा। इसके मायके में तो दाल रोटी चावल यही बनता होगा, इसलिए उसे इतना हैवी खाना खाने की आदत कहाँ होगी। खाना खाते हुए सभी लोग एक दूसरे के सामने देखने लगे। दरअसल रजत, सौरभ जी और यांसी किसी को भी संगीता जी के ये सब सुनने में अच्छे नहीं लगे, और राधिका, वह तो बेचारी सुबह से यही सब सुन रही थी। 4 दिन से संगीता जी कुछ न कुछ बात पर राधिका को टोके जा रही थीं। राधिका ने जब अपनी माँ द्वारा दिए गए बर्तन निकाले तो संगीता जी हंसते हुए बोली, बस अब यही बाकी रह गया था, इसके मायके से आए ये हल्के बर्तन, जिनको अब हमें हमारे नौकरों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। राधिका फिर मन मार कर रह गई। आज उसकी माँ के द्वारा दिए गए बर्तनों का अपमान उसे अपनी माँ का अपमान प्रतीत हो रहा था। हर रोज़ अपने मायके वालों के लिए ताने सुनना राधिका के लिए मुश्किल होता जा रहा था। रात को सभी फिर से साथ में खाना खाने बैठे, तब राधिका को कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह टेबल से उठकर चली जाए, ताकि उसे फिर कोई सासू माँ का ताना न सुनना पड़े। राधिका को कुछ खाते न देख रजत बोला, राधिका, जब से शादी हुई है देख रहा हूँ तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो, कहकर उसके लिए एक प्लेट में सारा खाना भरकर उसे खाने के लिए मनाने लगा। गीता जी बोली, रजत, तू क्यों इसे बार बार जिद कर रहा है, इससे हैवी खाना नहीं खाया जाएगा, इसने अपने मायके में देखा ही क्या है। सौरभ जी बोले, संगीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो,
बहू को शादी किए अभी 4 दिन ही हुए हैं और तुम हर बात पर उसको और उसके मायके वालों को नीचा दिखा रही हो। संगीता जी बोली, देखा नहीं आपने शादी में कैसा इंतजाम किया था इसके मायके वालों ने, और फटीचर जैसे कपड़े दिए हैं इसको यहाँ पहनने के लिए। इसके लिए तो ये खाना 56 भोग जैसा है। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं देखा होगा, भला इससे ये खाना कैसे खाया जाएगा। राधिका बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने कभी वहाँ इतना हैवी खाना नहीं खाया, मगर मेरे मायके में मुझे खाना खाकर नींद अच्छी आती थी। भले वहाँ ऐसे 56 भोग नहीं परोसे जाते थे, मगर उस खाने में घमंड और तिरस्कार की बू नहीं आती थी। यहाँ तो आपके तानों ने ही मेरा पेट भर दिया है, इसलिए इतना खाना होते हुए भी मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। इतने महंगे कपड़े या इतने महंगे गहने पहनने का क्या फ़ायदा जब आपको ये सब शौक़ नहीं बंधन महसूस हो। आपने जैसे चाहा मैं वैसे ढलने की कोशिश करती गई मम्मी जी, मगर आपके तानों से नहीं बच पाई, और मेरे मायके बालों पर यूँ उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं मम्मी जी। एक बाप अपनी बेटी को शादी में उसकी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, फिर भी आपको शादी में कमी ही नज़र आई। संगीता जी बोली, तुम्हारे पापा की इतनी परिस्थिति नहीं थी तो हमें कह देते, हम तुम लोगों को पैसा दे देते कि तुम लोग शादी में दिल खोल कर खर्च तो कर सको। कम से कम इतने मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। राधिका बोली, मम्मी जी, हम लोग गरीब ज़रूर हैं मगर स्वाभिमानी हैं, और मेरे पापा ने कभी किसी के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाया। दूसरों से पैसा लेकर शादी में दिखावा करना ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। और आपको अगर मुझसे और मेरे घर वालों से इतनी दिक्कत थी तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों कही, मुझे रजत के लिए क्यों पसंद किया? सिर्फ इसलिए कि आप शादी के बाद मुझे और मेरे मायके वालों को ताने दे सकें। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल आती है, कितने सपने संजोए होते हैं उसने, मगर जब ससुराल में हर पल उसे उसके मायके वालों के लिए व्यंग सुनने को मिले तो दिल छन्नी हो जाता है उसका। कहकर राधिका रो पड़ी। रजत बोला, मम्मी, आपके व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जैसा अपनी बहू के साथ करेंगी वैसा ही व्यवहार आपको भी अपनी बहू से मिलेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा रहे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी बोल रही हैं वह बोलने से पहले सोच लें, और आपने जो राधिका के मायके की रट लगा रखी है उसे छोड़ दें। सौरभ जी बोले, संगीता, तुम पहले से जानती थी कि राधिका के घर वाले बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हैं। तुमने राधिका को उसकी सुंदरता और काबिलियत देखकर पसंद किया था, ना कि उसका घर परिवार देखकर। फिर किसी गरीब घर की बेटी लाकर उसको ताड़ने मारना, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? मैं तो राधिका की हिम्मत की दाद देता हूँ कि वह बेचारी लड़की इतने ताने सुनने के बाद भी आज तुम्हें प्यार से समझा रही है। वे राधिका की तरफ देखकर बोले, बेटा, तेरी हिम्मत ही तेरा हौसला है, इसे यूं ही बरकरार रखना। रजत की वह न्यान्सी बोली, मम्मी सोचो, कल के दिन अगर मेरे ससुराल वाले मुझे यूं ताना मारेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं भी तो कल किसी के घर की बहू बनूंगी। आप भाभी को इतने दिनों से कितना बुरा बुरा बोल रहे हो, यह सब देखकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही नफरत होने लगी है। संगीता जी को सभी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो चुका था। संगीता जी ने अपनी बहू राधिका से माफ़ी मांगी और बोली, राधिका, मैं शायद घमंड में चूर थी, इसलिए तुम्हारे मायके वालों को इतने ताने दे बैठी। मुझे माफ़ कर दो राधिका, आज तुम सबने मिलकर मेरी आँख खोल दी हैं। अब से मैं कभी राधिका को ताने नहीं दूंगी।